हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है फर्म्स इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फर्म का इक्विलिब्रियम कब होता है, कैसे होता है, वो सारा का सारा डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करने से पहले बता दूं कि ये टॉपिक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के चैप्टर से लिया गया है और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। In this topic, we will discuss Chamberlain's theory of equilibrium price and output determination under monopolistic competition and how firms in monopolistic competition find their equilibrium. तो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि चैम्बरलिन ने इक्विलिब्रियम को कैसे डिटर्मिन किया, इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम आउटपुट को कैसे डिटर्मिन किया और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फर्म्स किस तरीके से इक्विलिब्रियम पे आती हैं। ठीक है। He prefaces his theory with a comparison of price and output choices under pure competition, monopoly and monopolistic competition. तो उन्होंने जब भी ये जो इक्विलिब्रियम जो ड्राइव किया उसमें वो आपस में मिला के देखते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में तो ऐसा होता था प्राइस एंड आउटपुट, मोनोपोली में ऐसा होता है और मेरी जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है उसमें ऐसा होता है। तो कंपेयर एंड कंट्रास्ट कर करके वो इक्विलिब्रियम पे आए थे। ही पॉइंट्स आउट that under pure competition, firms selling homogeneous products are given a price at which they can sell any quantity they desire. उन्होंने ये कहा था कि प्योर कंपटीशन में जो फर्म्स होती हैं वो होमोजीनियस प्रोडक्ट्स मतलब सेम क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल कर रही हैं एट अ गिवन प्राइस एक ही रहता है और उस हिसाब से वो अपनी क्वांटिटी जितनी बेचना चाहती हैं उसी प्राइस पे बेचती हैं। ठीक है। एडवर्टाइजिंग बाय द इंडिविजुअल फर्म इज ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस, इट इज़ रैदर अ वेस्ट। जब सारे के सारे सेम क्वालिटी माल ही बेच रहे हैं तो उनका ये कहना था कि फिर एडवर्टाइजिंग कॉस्ट तो करके कोई फ़ायदा नहीं, सेलिंग कॉस्ट का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा क्योंकि सारे सेम क्वालिटी सामान बेच रहे हैं। अ मोनोपोली फेसिंग अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व हैज़ द पावर ऑफ डिस्क्रिशन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी टू बी सोल्ड। दूसरी तरफ जो मोनोपोली है जिसकी उसकी डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कब होगी, डाउनवर्ड स्लोपिंग लेस इलास्टिक डिमांड कब होगी, उस केस में उसके पास पावर है कि वो अपने हिसाब से थोड़ा बहुत प्राइस और क्वांटिटी को मैनिपुलेट कर सकता है। हाउएवर गिवन द डिमांड कर्व इट कैन चूज ईदर प्राइस और आउटपुट नॉट बोथ। जिस हिसाब से डिमांड कर्व की शेप है या तो वो प्राइस को चूज कर सकता है या आउटपुट को चूज कर सकता है, दोनों को अपनी मर्जी से चूज नहीं कर सकता। एडवर्टाइजिंग बाय प्योर मोनोपोली इज ऑफ लिटिल कॉन्सिक्वेंस। जो एडवर्टाइजिंग करेंगे प्योर मोनोपोली के अंडर उसका भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि सबको पता है एक ही तो बंदा है जो वो सामान बेच रहा है, तो इतना ज़्यादा एडवर्टाइज करने का या मशहूरी करके फ़ायदा क्या हुआ। अंडर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन हाउएवर अ फर्म कैन ऑल्टर इट्स prospects by following three methods. तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर सेल्स को ऑल्टर किया जा सकता है तीन तरीके से। पहला तरीका बाय चेंजिंग द प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट के प्राइस को चेंज करके सेल्स को ऊपर नीचे किया जा सकता है। बाय चेंजिंग द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट की नेचर को चेंज कर सकते हैं क्योंकि डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स हैं, क्वालिटी अलग अलग है, तो ऊपर नीचे करके किसी और तरीके से बना के इनोवेटिव तरीके से बना के अपनी सेल्स को बढ़ाया जा सकता है। एंड तीसरा बाय इनकरिंग एडवर्टाइजमेंट आउटलेज, मशहूरियाँ कर करके एडवर्टाइजमेंट कर करके अपनी चीज़ को ज़्यादा बेचा जा सकता है। ठीक है। एज टू चेंजिंग प्राइस, since a firm under monopolistic competition faces a downward sloping demand curve with elasticity less than infinite, it has the option to change the price. तो इसमें क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व होती है और इसकी जो इलास्टिसिटी है वो इन्फानाइट तो इस तरीके से होगी ना, परफेक्टली इलास्टिक, उससे कम होती है। तो इसके पास थोड़ा चांस रहता है, ऑप्शन रहता है कि वो अपने प्राइस को अपने हिसाब से चेंज कर पाता है। इन रिगार्ड to changing the nature of the product, a firm can do it by changing the quality of its product by making technical changes, introducing a new design, use of superior material, by a new style of packaging, by a new style मतलब नए तरीके से पैक करके सामान बेच दे, by establishing a close link with buyers and so on. तो अपना माल बेचने के लिए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कई हथकंडे अपना सकता है। क्वालिटी चेंज कर सकता है, टेक्नोलॉजी को थोड़ा और बेहतर कर सकता है, कोई नया डिज़ाइन लेके आ सकता है, सुपीरियर मटेरियल यूज़ कर सकता है या पैकेजिंग का डिज़ाइन चेंज कर सकता है और बायर के साथ क्लोज रिलेशनशिप बना के उसे सामान बेच सकता है। कई तरीके हैं मोनोपोलिस्ट जो है, मोनोपोलिस्ट तो नहीं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर जो सेलर है उसको सामान बेचने के कई तरीके। Besides, a firm can increase its sale by prompt and courteous service और उसके बाद क्रेडिट फैसिलिटीज़ भी दे सकता है एंड बाय एनहांसिंग एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट। तो इसके अलावा जो है
अपनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करवाना या क्रेडिट की फैसिलिटीज़ देना या फिर एडवर्टाइजमेंट पे और ज़्यादा खर्चा करना, इस तरीके से भी वो अपनी सेल को इन्फ्लुएंस कर सकता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर कोई भी जो फर्म या प्रोड्यूसर। वाइल मेकिंग चेंजेस इन प्राइस एंड आउटपुट इन अ शॉर्ट रन while making changes in price and output is a short run phenomena, changes in quality of the product and attracting large number of buyers are long run phenomena. प्राइस और आउटपुट में चेंज करके अपना माल ज़्यादा बेचना ये तो शॉर्ट रन फिनोमिना है, मगर अगर लॉन्ग टर्म में अपना माल अच्छे से बेचना है और कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है तो क्वालिटी अच्छी रखनी पड़ेगी चीज़ की, ठीक है। तो क्वालिटी को अच्छा रख के अपना लॉन्ग टर्म में ज़्यादा से ज़्यादा माल बेचा जा सकता है, ऐसा चैम्बरलिन का मानना था। Therefore, Chamberlain's theory of price and output determination is discussed under short run and long run. तो उन्होंने short run और long run दोनों में डिस्कस किया हुआ है। तो सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे assumptions. Chamberlain has made the following explicit and implicit assumptions to develop the theory of monopolistic competition. तो उन्होंने price and output determine करने के लिए कुछ assumptions ली हैं। फर्स्ट आ जाता है there are large number of firms selling slightly differentiated products which are close substitute for one another. तो वो कहते हैं लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स हैं और वो जो है क्लोज सब्सिट्यूट बना रही हैं एक दूसरे का, मगर उनकी जो चीज़ बन रही है वो स्लाइटली डिफरेंशिएटेड है, मतलब क्वालिटी अलग अलग होगी, ठीक है। हर एक जो सेलर है वो अलग अलग क्वालिटी का सामान बेच रहा है, मगर आपस में क्लोज सब्सिट्यूट्स हैं। सेकेंड पॉइंट आ जाता है द नंबर ऑफ फर्म्स इन अ प्रोडक्ट ग्रुप इज सो लार्ज दैट देयर एक्टिविटीज़ स्पेशली मैन्यूवरिंग ऑफ प्राइस एंड आउटपुट गो अननोटिस्ड बाय राइवल फर्म्स। उनका ये मानना था कि नंबर ऑफ फर्म्स किसी भी ग्रुप में इतनी ज़्यादा है कि अगर एक आधी कंपनी कोई प्राइस और आउटपुट में हल्का सा चेंज कर रही है तो राइवल फर्म्स को पता नहीं लग पाएगा या अननोटिस चला जाएगा, क्योंकि फर्म्स का जो साइज़ है वो जो नंबर ऑफ फर्म्स है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। थर्ड आ जाता है डिमांड एंड कॉस्ट कर्व्स फॉर ऑल प्रोडक्ट्स एंड फॉर ऑल द फर्म्स ऑफ अ ग्रुप आर यूनिफॉर्म। ये थोड़ा क्वेश्चनेबल है, जब आप इसको क्रिटिसाइज़ करते हो तो ये कह देते हो कि भाई डिमांड और कॉस्ट कर्व्स जो है सारे प्रोडक्ट्स की यूनिफॉर्म थोड़ी ना होती हैं। समझ के बाद दैट इज़ फर्म्स फेस आइडेंटिकल डिमांड कर्व इंक्लूडिंग परसीव्ड वन एंड कॉस्ट कर्व्स। तो डिमांड कर्व सेम है, ये उन्होंने एजम्पशन ली हुई थी, जो परसीव डिमांड कर्व है वो सबकी सेम है और कॉस्ट कर्व्स भी सबकी सेम है। फोर्थ आ जाता है कंज्यूमर्स प्रेफरेंसेस आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड डिफरेंस इन प्रोडक्ट्स आर नॉट सच दैट दे मेक अ डिफरेंस इन द कॉस्ट। तो कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, और डिफरेंट प्रोडक्ट्स के जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड डिफरेंस जो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं उसमें कोई इतना ज़्यादा है नहीं, क्लोज सब्सिट्यूट है एक दूसरे के, और कॉस्ट में भी इतना कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब आ जाता है थ्योरी पार्ट, इसको डिस्कस करते हैं। द लास्ट टू अजम्पशंस आर कॉल्ड rather heroic in the sense that these are unrealistic. ये जो लास्ट टू assumptions हैं थर्ड और फोर्थ, इनको heroic assumption कहा गया है क्योंकि ये ज़्यादातर देखा जाए तो unrealistic है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। However, it can be assumed for theoretical convenience that the differences whenever they are not significant enough to influence the price and output decisions of the rival firms. तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी थोड़ा बहुत फ़र्क होगा डिमांड कर्व में और कॉस्ट कर्व्स में वो इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होगा कि प्राइस और आउटपुट डिसीजन पे कोई खास फ़र्क पड़े, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने हेडिंग बनाई है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। तो इसको मैंने डायग्राम बनाया, डायग्राम भी एक्सप्लेन करता हूँ। Short run equilibrium of the firm under monopolistic competition can be explained with the help of diagram. तो सबसे पहले नीचे मैंने आउटपुट या क्वांटिटी और वाई एक्सिस पे मैंने वर्टिकल एक्सिस या वाई एक्सिस जो भी आप कह सकते हो प्राइस एंड कॉस्ट दिया हुआ है। यहाँ पे कई लोग रेवेन्यू एंड कॉस्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। द फर्म्स परसीव्ड एंड प्रोपोर्शनल डिमांड कर्व आर गिवन बाय द कर्व्स DP एंड DF। ये जो DP है ये परसीव डिमांड कर्व है और ये जो DF है ये क्या है, ये प्रोपोर्शनल डिमांड कर्व है। तो परसीव डिमांड कर्व और प्रोपोर्शनल डिमांड कर्व का अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आपको पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी मेरी, डिमांड कर्व्स अंडर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, ठीक है। MR curves shows their marginal revenue curves corresponding to their perceived demand curve DP and their marginal cost curve is shown by MC। तो ये जो परसीव डिमांड कर्व है इसकी मार्जिनल रेवेन्यू कर्व ये होगी और जो दूसरी वाली है उसकी मार्जिनल रेवेन्यू कर्व ये होगी। तो डिमांड कर्व मतलब AR कर्व की MR कर्व भी हमें दी हुई है, ठीक है। दूसरी तरफ ये जो कॉस्ट कर्व है ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, ये भी गिवन है, ठीक है, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट MCMR को नीचे से काटते तो इक्विलिब्रियम होता है इसलिए। नाउ सपोज दैट इन शॉर्ट रन मार्केट price is given at OP3 determined by the firms themselves or by custom।
तो हम ये मान के चलते हैं कि जो मार्केट डिमांड है वो OP3 है, ये वाला प्राइस, और इतना माल बिक रहा है, कोई कस्टम की वजह से है या फिर कंपनीज ने अपने आप को म्यूचुअली डिसाइड किया है, तो ये वाला प्राइस है OP3, ठीक है। एंड ऑल द फर्म्स आर एट पॉइंट A सेलिंग आउटपुट OQ1 विच इक्वल टू DM डिवाइडेड बाय टोटल जो मार्केट डिमांड है, टोटल मार्केट डिमांड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सेलर्स, ठीक है, जो नंबर ऑफ कंपनीज हैं, फर्म्स हैं, वे DM इज द टोटल मार्केट डिमांड कर्व। DM क्या है? टोटल मार्केट डिमांड कर्व फॉर द इंडस्ट्री एज अ होल, एंड N इज द नंबर ऑफ फर्म्स। तो हम ये कहते हैं कि इस प्राइस पे इतना माल बेचा जा रहा है, ठीक है, और हर एक कंपनी सेम माल बेच रही है, इसलिए तो हमने कहा था कि DM मतलब टोटल मार्केट डिमांड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सेलर्स, तो हर एक का जो माल है तकरीबन सेम माल बेचनी है, ठीक है। अब आता है थोड़ा स्टोरी में ट्विस्ट। Under monopolistic competition, however, this position is not stable because each firm, given its perceived demand curve DP, expects to sell more by cutting down the price of its product. मगर ये जो सिचुएशन है ये अनरियलिस्टिक सी है, अनरियलिस्टिक और अनस्टेबल है। क्यों? क्योंकि हर एक कंपनी ये सोचेगी कि अगर वो प्राइस गिराए तो वो अपना माल ज़्यादा बेच सकती है। अब मैंने हूबहू ऊपर वाला ही नीचे कॉपी कर लिया फिर से डायग्राम। हाउ मच दे कैन सेल एट दैट प्राइस, एट वट प्राइस, कितना वो सेल कर सकते हैं, इसका आंसर हम देंगे। द आंसर लाइज इन द क्वांटिटी एंड द प्राइस दैट मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स। तो वो वाली क्वांटिटी चार्ज मतलब बनाएंगे और उतना प्राइस चार्ज करेंगे जिसमें उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, ठीक है। द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग क्वांटिटी एंड प्राइस इज शोन टू बी डिटरमिन्ड बाय पॉइंट डी। ये जो पॉइंट डी है, क्योंकि इसमें MCMR को नीचे से काट रहा है, बताता हूँ। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन फर्म्स मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व्स। मान लो ये DP डिमांड कर्व है, ठीक है। डिमांड कर्व का अगर हम देखें तो MR कर्व ये वाली होगी। अब इस MR कर्व को D पॉइंट पे MC नीचे से काट रहा है, तो जब नीचे से काटेगा तो ये क्वांटिटी जो है डिटर्मिन होगी, ये क्वांटिटी Q3, और ये प्राइस डिटर्मिन हो गया। समझिए बात। पॉइंट डी डिटर्मिन्स द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट एट OQ3, जैसा कि मैंने बताया, एंड प्राइस एट OP2। प्राइस OP2 हो गया, दैट इज ईच फर्म प्रोड्यूसेस OQ3 एंड चार्जेस OP2 प्राइस। तो हर एक फर्म का जो ये जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग जो है प्राइस एंड आउटपुट है OP2 एंड क्वांटिटी OQ3 बेचती है। एज कैन बी सीन इन द अबव फिगर, total production has increased very heavily by Q1 Q3 multiply by N। तो पहले कितना माल बन रहा था Q1, अब कितना माल बन रहा है? अब माल बन रहा है Q3। तो इतनी क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा बढ़ गई है, और जितनी नंबर ऑफ़ फर्म्स हैं, इस क्वांटिटी, ये जो बढ़ी हुई क्वांटिटी है, इनटू नंबर ऑफ फर्म्स कर देंगे तो उतनी क्वांटिटी मार्केट में ज़्यादा आ गई, ठीक है। द फर्म्स फाइंड दैट देयर इज़ एक्सेस प्रोडक्शन इवन एट अ लोअर प्राइस। फर्म्स ये देख रही हैं कि लोअर प्राइस पे भी प्रोडक्शन एक्सेस हो रही है। इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ देयर सरप्लस प्रोडक्शन, द फर्म्स बिगिन टू कट डाउन देयर प्राइस। तो फर्म क्या करेंगी? ये जो फालतू का माल है उसको बेचने के लिए प्राइस सस्ता करेंगी। एज अ रिजल्ट देयर परसीव डिमांड कर्व DP शिफ्ट्स डाउनवर्ड एज शोन बाय D1P या D-P। तो वो अपना ज़्यादा माल बेचने के लिए, ये जो ग्रीन कलर की मैंने बनाई है, ये नीचे शिफ्ट हो जाएगी ताकि वो जो एक्सेस माल है वो बेच सके। तो ये जो D-P या D1P है, इसका मार्जिनल रेवेन्यू कर्व हो गया MR- या MR1, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। दिस शिफ्ट कंटिन्यूज टिल द फर्म्स रीच देयर फाइनल इक्विलिब्रियम थ्रू पॉइंट E इन द अबव फिगर। ये शिफ्ट तब तक चलता रहेगा जब तक ये जो MC कर्व है इसके MR कर्व को नीचे से नहीं काटती और ये फाइनल इक्विलिब्रियम आ जाएगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा रब करके बताता हूँ कि ये जो DP कर्व है इसकी MR कर्व ये होगी, और MC इसकी MR को नीचे से काट रहा है, और ये जो पॉइंट है ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो गया E पॉइंट, और एक फाइनल अब इक्विलिब्रियम आ गया। इसमें OQ2 क्वांटिटी माल बनेगा और OP1 प्राइस पे बिकेगा, ठीक है। तो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ नीचे। The final short-run equilibrium position of the monopolistically competitive firm can be explained with the help of diagram। तो final position जो है वो diagram के through explain की गई है, जैसा मैंने बताया था। In this figure, the firm's perceived demand curve and the corresponding marginal revenue curves are shown by DP and ये जो DP है और ये MR curve है, ठीक है, respectively। Its short-run average cost and marginal cost curves are shown by SAC and SMC। तो ये जो short-run average cost है और short-run marginal कॉस्ट है ये वाली होगी, ठीक है। द MR एंड MC कर्व्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट E। ये जो MR कर्व है और ये जो MC कर्व है ये आपस में किस पॉइंट पे काटती हैं? ये E पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, ये वाला E पॉइंट, ठीक है। E पॉइंट के सामने देखें तो जो क्वांटिटी है वो OQ होगी है, और ये जो है
प्राइस ओपी होगी अकॉर्डिंग टू डीपी डिमांड कर्व, ठीक है, विच डिटर्मिन्स द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट एट ओक्यू एंड प्राइस एट पीई। तो ये जो OPE है वो इक्विलिब्रियम प्राइस है एंड OQE या OQ इज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ईच फर्म प्रोड्यूसेस OQ एंड सेल्स एट प्राइस PQ विच इज इक्वल टू OPE। तो प्राइस चाहे PQ ले लो, ये वाला प्राइस एक ही बात है, ये वाला भी प्राइस है और OPE भी प्राइस है, एक ही बात है। At this price and output, the firms maximize their short run profits। तो इस सिचुएशन में देखें तो शॉर्ट रन में प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहे हैं क्योंकि इसके सामने इक्विलिब्रियम के सामने प्राइस इतना है और अगर कॉस्टिंग इतनी है तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है ये PCBPE, ये जो डब्बा सा बन रहा है ये प्रॉफिट हो रहा है। समझ गई बात? द फर्म्स आर देयरफॉर इन शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट ई। जैसा कि मैंने बताया था, देयर मैक्सिमम प्योर प्रॉफिट विल बी इक्वल टू BC मल्टीप्लाई बाय PC, दैट इज PEBCB। ये जो मैंने बताया था PEBCP, ये वाला जो बॉक्स सा बना हुआ है, ठीक है। एनी अदर प्राइस एंड आउटपुट विल रिड्यूस देयर टोटल प्रॉफिट। अगर कोई भी प्राइस एंड आउटपुट चूज करेंगे और कोई, तो उनका प्रॉफिट गिर जाएगा। देयरफॉर फर्म्स हैव नो इंसेंटिव टू चेंज देयर प्राइस एंड आउटपुट। तो वो अपना प्राइस एंड आउटपुट चेंज नहीं करेंगे। Note that final price is determined at the point of intersection between perceived demand curve and proportional demand curve। जो final equilibrium होगा वो perceived demand curve and proportional demand curve जहाँ पे intersect करते हैं वहीं पे पहुंच जाएगा। समझ गई बात? final equilibrium की बात याद रखना, ठीक है। This, however, should not mean that all the firms in the monopolistic competition make pure profits in the short run। इसका मतलब ये नहीं है कि सबको जो है प्योर प्रॉफिट्स होते हैं, कईयों को लॉसेस भी हो सकते हैं। चैम्बरलिन डज नॉट रूल आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ सम फर्म्स मेकिंग लॉसेस। तो कुछ फर्म्स को लॉसेस भी हो सकते हैं, कईयों को नॉर्मल प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं, कईयों को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। द लॉन्ग रन conditions differ from the short run conditions because in long run new firms enter the industry। long run और short run में फ़र्क है क्योंकि long run में जो firms है वो इंडस्ट्री में एंटर हो सकती हैं। firms indulge in price competition, वो आपस में प्राइस में compete कर सकती हैं एक दूसरे को। firms advertise their products more vigorously, वो बहुत ज़्यादा अपनी मशहूरियाँ कर करके अपना सामान बेच सकती हैं। समझ की बात? long run equilibrium of firms under monopolistic competition can be explained with the help of diagram। तो नीचे मैंने क्वांटिटी या आउटपुट, यहाँ पे प्राइस कॉस्ट या रेवेन्यू कॉस्ट दे सकते हो। प्रीवियस फिगर शोज दैट ईच फर्म मेक्स अ प्योर और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ PC पर यूनिट। तो पहले मैंने आपको बताया था कि ये जो PC है पर यूनिट, जितना यूनिट बेचते हैं उसके हिसाब से PC प्रॉफिट मल्टीप्लाई कर दो, उतना उनको प्रॉफिट होता है, ठीक है। that is to the extent of the difference between the price and short run average cost। तो एवरेज कॉस्ट शॉर्ट रन में और प्राइस में जो भी गैप था वो प्रॉफिट होता था। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अट्रैक्ट्स न्यू फर्म्स टू द इंडस्ट्री एज देयर इज नो बैरियर टू एंट्री। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में नए बैरियर्स टू एंट्री तो होते ही नहीं, तो नई फर्म्स क्या होंगी? अट्रैक्ट होंगी इस सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को देख के। विद द एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स द एग्जिस्टिंग फर्म्स लूज अ पार्ट ऑफ देयर मार्केट्स टू द न्यू एंट्रेंट्स। तो जैसे नए एंट्रेंट्स आएंगे मार्केट में तो एग्जिस्टिंग कंपनियों का मार्केट शेयर कम हो जाएगा। एज ए रिजल्ट द प्रोपोर्शनल डिमांड कर्व DF ऑफ द फर्म शिफ्ट लेफ्टवर्ड एंड परसीव डिमांड कर्व शिफ्ट डाउनवर्ड। तो इसकी वजह से जो प्रोपोर्शनल डिमांड कर्व है वो लेफ्ट साइड को शिफ्ट हो जाएगी क्योंकि उनका मार्केट शेयर कम हो गया है, और जो प्रोपोर्शनल डिमांड कर्व है वो भी गिर जाएगी और जो परसीव डिमांड कर्व है वो भी पहले से कम हो जाएगी। दिस शिफ्ट कंटिन्यूज टिल प्योर प्रॉफिट्स डिसअपीयर। ये तब तक चलता रहेगा जब तक जो उनके सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या जिसको प्योर प्रॉफिट कहते हैं वो ख़त्म नहीं हो जाता। दिस स्टेटस ऑफ द फर्म्स इज शोन बाय पॉइंट P इन द अबव फिगर। तो अबव फिगर में ये जो पॉइंट P है, ये जो हमारी जो डिमांड कर्व है AR, जिसको हम परसीव डिमांड कर्व भी कहते हैं, और ये हमारी जो है प्रोपोर्शनल डिमांड कर्व है जिसको DF भी कहते हैं। जहाँ ये आपस में इंटरसेक्ट होती हैं वहीं पे फाइनल इक्विलिब्रियम है। तो ये भी पहले से शिफ्ट होके यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ठीक है, और ये जो कर्व थी ये भी शिफ्ट होके यहाँ पे नीचे शिफ्ट आई, और ये तब तक शिफ्ट होती रही जब तक ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के टेंजेंट नहीं आ जाती, ठीक है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि टेंजेंट भी आनी चाहिए लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के, और ये आपस में उस पॉइंट पे इंटरसेक्ट भी होनी चाहिए क्योंकि इनका इंटरसेक्शन ही फाइनल इक्विलिब्रियम को डिटरमिन करता है। तो ये तब तक गिरती रहेंगी नीचे, तब तक ये नीचे डाउनवर्ड शिफ्ट होती रहेंगी। इस केस में मैं आपको बता देता हूँ कि ये वाली जो कर्व्स है ये तब तक डाउनवर्ड शिफ्ट होती रहेंगी, ये जो
डिमांड कर्व, ये वाली कर्व और ये वाली कर्व, ये दोनों नीचे शिफ्ट होती रहेंगी जब तक ये एवरेज कॉस्ट के जो है टेंजेंट नहीं आ जाती, क्योंकि टेंजेंट पे ही जो है नॉर्मल प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो अब at point P, the demand curve DP is tangent to LAC and demand curve DF intersects with them. तो ये जो DF डिमांड कर्व है ये इंटरसेक्ट करती है ये परसीव डिमांड कर्व को, और परसीव डिमांड कर्व LAC के टेंजेंट आ जाएगी, वहीं पे नॉर्मल प्रॉफिट्स होंगे। ठीक है, तो वहीं फाइनल इक्विलिब्रियम होगा। सिंस प्राइस इक्वल्स LAC एट पॉइंट P, नो फर्म इज मेकिंग प्योर प्रॉफिट। तो कोई भी ऐसे सिचुएशन में प्योर प्रॉफिट नहीं कमा रहा होगा। देयर इज देयरफॉर नो इंसेंटिव फॉर न्यू फर्म्स टू एंटर द मार्केट नॉर फॉर द एग्जिस्टिंग वंस टू क्विट द इंडस्ट्री। तो नई फर्म्स भी नहीं आएंगी क्योंकि इतना ज़्यादा प्रॉफिट ही नहीं है, तो एग्जिस्टिंग फर्म्स भी अपना काम बंद करके नहीं जाएंगी। द फर्म्स आर देयरफॉर इन द स्टेट ऑफ देयर लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट P। तो ये जो पॉइंट P है जिस पे परसीव डिमांड कर्व टेंजेंट हो जाती है LAC से, ये लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम होएगा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंडर फर्म्स के लिए। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट पॉइंट P इज़ नॉट कोइंसिडेंटल। ये कोई कोइंसिडेंटल या तुक्के से मारा हुआ पॉइंट नहीं है। इट इज़ डिटर्मिन्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ द MR एंड MC कर्व्स डिटर्मिनिंग प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट एट OQA एंड प्राइस एट PQA। तो ये तुक्के से मारा हुआ पॉइंट नहीं है। इसके भी सामने देखोगे तो MC इस MR को नीचे से काट रही है और क्वांटिटी OQA है और प्राइस OPE कह लो या फिर प्राइस ये वाला कह लो, एक ही बात है ना। तो प्राइस मैं यहाँ से रब करता हूँ, प्राइस PQA भी हो सकता है और OPE भी हो सकता है, क्योंकि ज्योमेट्रिकली तो ये एक ही बात हुई ना। ठीक है, इन इक्विलिब्रियम फर्म्स प्रोड्यूस एंड सेल्स क्वांटिटी OQA एट प्राइस OPA या OPE। दिस इज हाउ according to Chamberlain, monopolistically competitive firms reach their equilibrium in the long run। तो इसी तरीके से लॉन्ग रन में नो प्रॉफिट नो लॉस तो नहीं कहेंगे, हम इसे नॉर्मल प्रॉफिट कहेंगे, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत एलिमेंट ऑफ प्रॉफिट होता है कि फर्म अपना काम चलाती रहे। ठीक है, एन इम्पॉर्टेंट आउटकम of this analysis is that in the long run all firms in the monopolistic competition make only normal profit। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं होता। जब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं होगा तो लॉन्ग रन में फर्म्स अट्रैक्ट नहीं होंगी और एग्जिस्टिंग फर्म्स भी बाहर नहीं जाएंगी। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट सिंपल वर्ड्स में एक ऐसा प्रॉफिट होता है जिसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो होता ही है कि कंपनी अपना काम चलाती रहे। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके साथ लेके आऊँगा excess capacity under monopolistic competition. Till then, take care. Bye-bye.